बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 7वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, लेजर की कुछ प्रैक्टिस की थी और साथ में हमने ट्रायल बनाना सीखा था, ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, ये ट्रायल बैलेंस लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था, जो कि थोड़ा सा रफ था। मैंने उसको थोड़ा सा क्लीन किया है, नीटली रिकॉर्ड किया उसको। इसके बैलेंस अगर मैं चेक कर लूँ, जब भी आपको पर्चे में ट्रायल बैलेंस मिले हल करने के लिए, तो उसके ज़रा बैलेंस चेक कर लिया करें, क्योंकि अमूमन ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो फिर आपके फाइनेंशियल टैली नहीं होते। अच्छा जी, इसका डेबिट साइड मैंने सारा कंप्लीट प्लस किया है, तो मुझे मिला है 972। और उसका क्रेडिट साइड भी 30,000 प्लस 1460 प्लस 1432 प्लस 80, दोनों साइड टैली हैं। ये लास्ट लेक्चर में जो हमने क्या किया था, हमने कुछ जर्नल एंट्रीज़ की थी। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4.1 था या जो भी था, उसकी जर्नल एंट्रीज़ हमने की थी। उसके बाद उसके लेजर्स हमने बनाए, लेजर्स के बाद उसका ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में ये ट्रायल हमने बनाया था। अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज़ जिनको हम कहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी, कितने किस्म की थी देखिए। हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट था, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और उसके साथ नोट्स। ये जो पहले दो हैं, इनको हम इस लेवल पे सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो कैश फ्लो है, इसका अलग से चैप्टर है, ठीक है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। और ये सिंपल है, इसको हम इसमें भी इसके साथ ही पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये जिस लेवल पे हम सवालात हल कर रहे हैं उसमें बैलेंस शीट में इसका सेक्शन आता है। आज थोड़ा सा सीखते हैं कि कौन सी चीज़ को मैंने कहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, उससे पहले एक फार्मूला सीखते हैं जो कि बेसिस है बैलेंस शीट की। अच्छा जी, हम कहते हैं कारोबार का जितने भी एसेट्स होते हैं वो किसके हैं, मालिक के होते हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, क्योंकि जितने भी एसेट्स होते हैं वो मालिक के होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जिम्मेदारियां भी सारी मालिक की होती हैं। तो जब हम एसेट से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़ को, तब वो कैपिटल के बराबर होगा। मतलब कारोबार के जितने भी एसेट्स हैं उनमें से मैं सारी लाइबिलिटी निकालूंगा, तो मेरे पास कारोबार का कैपिटल बचेगा। और इस एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ को हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको अगर नेट एसेट्स का कोई आप सके व्हाट आर द नेट एसेट्स, तो आप कह सकते हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो है वो में हमारे क्या है, नेट एसेट्स हो सकते हैं। तो भाई कारोबार में जितने भी एसेट्स होंगे, जब उससे हम लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आएगा। इसका ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं। मालिक पैसे ले आया कारोबार में, अगर जब ले आता है तो हम कैश में उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेट से 1,00,000 रुपीज़, और दूसरी तरफ उसको कैपिटल में हम रिकॉर्ड करते हैं 1,00,000 रुपीज़। अगर हमने कुछ परचेज़ किए तो परचेज़ मेरा एसेट है ना। लेट से मैंने 10,000 रुपीज़ के परचेज़ किए हैं और कर्ज पे किए हैं, तो मालिक के कैपिटल से तो कुछ गया नहीं ना, तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ में आएगा। लाइबिलिटीज़ मेरी बनेगी 10,00,000 की,
तो भी ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को ख़त्म करता है और कैपिटल और ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला याद रखिए कि एसेट्स से जब भी माइनस होंगी लाइबिलिटीज़, तो वो बराबर होगी कैपिटल की। ठीक है, तो ये करेक्ट हमारा जो फार्मूला है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लाइबिलिटीज़ को हम उस तरफ ले जाएं तो ये यहाँ पे माइनस का साइन प्लस में तब्दील हो जाता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, बैलेंस शीट भी इसी फार्मूले की बेस पे बनता है। मुख्तलिफ़ किताबों में बैलेंस शीट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं पाकिस्तान में, हम एक साइड पे सारे एसेट्स लिख देते हैं, सारे एसेट्स, और साथ में दूसरी साइड पे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं। तो हमारा ये दोनों के टोटल्स, मिसाल के तौर पर इसका टोटल x है तो इसका भी टोटल x ही आएगा, तो दोनों बराबर होंगे, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारा बैलेंस शीट कहलाता है। फ्रैंकफुट की किताब में इसको नेट एसेट के फार्मूले से करते हैं, एसेट से लाइबिलिटीज़ निकाल के कैपिटल निकालते हैं। तो दोनों फार्मूले ठीक है, बैलेंस शीट दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे नेट एसेट मेथड पे कोशिश करेंगे, आंसर दोनों का सेम ही आता है। अच्छा, ये जो ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया है, इसी हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, इसी ट्रायल बैलेंस से हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसमें हम जब भी ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उनको आप जहन नशीन करें तो आप कभी भी सवालात को हल करने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएं तो उसके टॉप पे कंपनी का नाम और उसका फॉर्मेट सीखें। 1-2-3 बैलेंस शीट आप बनाएंगे, 4-5 बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, 10-15 बनाएंगे बैलेंस शीट तो आपका हाथ उस पर और साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक लेवल आता है जब आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका बैलेंस शीट मैंने कैसे बनाना है। तो जहन नशीन करें, जब भी एंट्रियां करेंगे तो इसमें चीज़ें ढूंढ के ना करें, बल्कि यहाँ से शुरू करें पहली एंट्री से और इस तरह सेक्शन इसके एक फ़्लो में चले। तो जो भी ये कुछ बातें जहन नशीन करें, एक तो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में एंट्री होती है सबसे पहले वो करें, उसके बाद दूसरी तीसरी नंबर वाइज करें। ये नहीं कि पहले इसको ढूंढ के इसमें चीज़ें ढूंढूंगा, कि पहले एसेट्स को ढूंढूँ, एसेट में लिखूँ, फिर लायबिलिटी, वो नहीं करना, सीक्वेंस में चलना है। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस के जो फिगर्स हैं ये ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम से बन के आए हैं, पहले जर्नल बना है, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल। तो इसकी जो ये एंट्रियां हैं ये ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू आई है, और जब यहाँ से आप इसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करेंगे तो इसकी सिर्फ सिंगल एंट्री होगी। ठीक है, जो यहाँ के आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस के, वो हमेशा उनकी सिंगल जगह पे एंट्री होगी। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उसकी एंट्री 2 जगहों पे होगी। अमूमन जो इनिशियल लेवल होता है उसमें एडजस्टमेंट्स इतनी नहीं होती, लेकिन एक चीज़ लिखी होती है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, ये एडिशनली दिया होता है। क्लोजिंग स्टॉक एट एंड ऑफ ईयर या पीरियड, इस तरह लिखा होता है। इज़ एक फिगर लिखा होता है कि भाई साल के आखिर में मेरे पास मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री पड़ी थी 400 रुपये की, जो मैंने अपने स्टॉक में देखा तो 400 रुपये की मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी थी। जो ट्रायल के फिगर्स हैं वो सिंगल जगह पे जाएंगे, शिफ्ट होंगे, लेकिन जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है इसकी हमेशा डबल एंट्री होगी। तो जब भी आपको सवालात मिलेंगे तो ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसके साथ कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज दी होगी। वो करेंगे कैसे, मैं समझाता हूँ। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएं तो दोनों का
फॉर्मेट लिख दे सबके सामने अपने ऊपर। कंपनी का नाम लिख के, जो भी कंपनी का नाम हो वो हम सबसे टॉप में लिखते हैं। अगर मैं इस पेज को 2 में स्प्लिट करूं, आप जब भी पर्चे में बनाएंगे तो एक पेज पे बैलेंस शीट बनाएं, दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं। मेरे पास जगह कम है तो मैं दोनों को इसी तरह एडजस्ट कर दूंगा। सबसे पहले कंपनी नेम लिखते हैं, तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसके साथ टॉप में कंपनी नेम लिखा होता है। दोनों के नाम, दोनों स्टेटमेंट्स के टॉप पे कंपनी नेम लिखा होता है। फॉर्मेट को सीखे, इसको ज़हन नशीं 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। कंपनी के बाद उसके बाद ऊपर लिखा होता है स्टेटमेंट का नाम। भाई कौन सा स्टेटमेंट बना रहा हूँ? बैलेंस शीट। और इस यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कुछ लोग इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ मुख्तलिफ नाम से इसको जानते होते हैं। ये तारीख़ जो है इसको जहन नशीन कर ले। यहाँ पे जो डेट होता है वो लिखा होता है एज 8, मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 2021 या 24, जो भी इसका साल हो। लेकिन यहाँ पे लिखा होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24। वाहिद ये बैलेंस शीट वाला जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर एज 8 लिखा होता है, एज 8 31, इस तरह। बाकी सारे स्टेटमेंट पे फॉर द ईयर लिखा होता है। इस एज 8 का मतलब ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट है इसको एक और नाम से भी जानते हैं। मैंने पहले लेक्चर या दूसरे में बताया था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इससे पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है इस तारीख पे, इसलिए इसको एज 8 बैलेंस शीट, एक ख़ास तारीख पे मेरी कंपनी की पोजीशन क्या है। और ये जो प्रॉफिट और लॉस या कैश फ्लो है वो एक पीरियड की होती है। भाई फलाने पीरियड में मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, ठीक है। तो इसलिए इसके डेट्स इस तरह लिखे होते हैं, इसको जहन नशीन करें। ये एक बैलेंस शीट का डेट एज 8 होता है, बाकी सबका फॉर द ईयर। लेकिन ये एज 8 का मतलब है फलानी तारीख पे मेरी कंपनी का पोजीशन ये था, और ये है एक पीरियड में मेरे कंपनी का प्रॉफिट कितना आया था। अच्छा जी, इस बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे इसमें सबसे पहले लिख के एसेट्स हेडिंग दे, ठीक है। एसेट्स के नीचे लिख के नॉन करंट एसेट्स, भाई वो एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए फ़ायदा देंगे। इसके नीचे एक और हेडिंग दे करंट एसेट। इसके बाद इन दोनों के टोटल्स को मिलाएंगे तो नीचे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। जब नॉन करंट और करंट को मिलाएंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। उसके नीचे होगी करंट लाइबिलिटीज़। ये फ्रैंकफर्ट का फॉर्मेट है, ये आगे नीचे हो सकते हैं दूसरे फॉर्मेट्स में, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। करंट लाइबिलिटीज़ के बाद होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लो, इसको भी अंडरलाइन कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है सेल, और सेल के नीचे लिखा होता है लेस सेल्स रिटर्न। इसका मतलब है जो मेरे टोटल सेल है, देखिए इसका अलग फिगर आ रहा है, और जो सेल रिटर्न है उसका फिगर अलग से आ रहा होगा ये। तो भाई जो मेरा सेल हुआ है उससे मैं रिटर्न वाले माइनस करूंगा तो मेरा एक्चुअल सेल निकलेगा, ठीक है। और इस सेल्स रिटर्न को हम दूसरा नाम लिखते हैं रिटर्न इनवर्ड, ये भी नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, ये सेल का सेक्शन हो गया। इसके बाद सेल से भाई हम कॉस्ट ऑफ सेल और ये चीज़ें निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। सेल के बाद होता है कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड हो जाते हैं परचेजेस, और इससे लेस होते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको मैं समझाता हूँ। भाई मेरे पास पुराना स्टॉक अगर कोई पड़ा था तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इस सवाल में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि कारोबार नया शुरू हुआ है, तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक मेरा ज़ीरो था, कारोबार नया शुरू हुआ था। परचेजेस होंगे
परचेजेस से ये क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं? भाई मैंने ख़रीदे इतने हैं, मिसाल के तौर पर कितने यहाँ पे ख़रीदे थे, परचेज़ हमारा कितना था, वो था भाई 1660, लेकिन इससे रिटर्न्स को भी माइनस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो जिस तरह सेल्स से रिटर्न को माइनस करना है, उस तरह परचेज से भी रिटर्न को माइनस करना है, क्योंकि परचेज से जब रिटर्न निकलेंगे तो एक्चुअल परचेज निकलेंगे, नेट परचेजेस उसको कहते हैं। ठीक है, तो भाई मेरा ओपनिंग ज़ीरो था, परचेजेस उसमें जमा हो जाएंगी, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया है वो भी सेल नहीं हुआ ना, तो वो आगे अगले साल में सेल होगा, तो वो भी इससे निकालूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि मेरा ख़र्चा कितना हुआ है परचेज़ का। इसकी मिसाल ऐसे है, अगर आपकी अम्मी आपसे कहें या आप अपनी अम्मी से पूछ ले कि इस महीने में हमने कितनी चीनी इस्तेमाल की है, तो वो फिंगर टिप्स पे बता देगी। वो कहेगी कि भाई हमारे घर में 1 किलो चीनी पड़ी थी, ठीक है, और आपके अब्बू तकरीबन 15 किलो चीनी और लाए थे इस महीने में, तो टोटल 16 किलो चीनी हो गई है। अभी हमारे घर में 4 किलो चीनी पड़ी है, तो इसका मतलब है 12 किलो हमने इस्तेमाल कर ली है। ये भी उसी तरह एग्जाम्पल है, इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा था, इतना हमने परचेज़ किया और अभी इतना रह गया है, तो हमें हमारे पास निकल आएगा कौन सा वाला, जिसका खर्चा जो हमने सेल कर दिया उसकी कॉस्ट। ये सेल वैल्यू होती है जिसमें प्रॉफिट शामिल होता है, और ये कॉस्ट वैल्यू होती है जितने पे हमने उसको ख़रीदा होता है। जब वो एडजस्ट करेंगे तब प्रॉफिट निकलेगा। तो जब भी हम सेल से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल को, तो इससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको लोग जीपी के नाम से याद रखते हैं अमूमन। भाई हमारा जीपी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इसके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ये ग्रॉस है, इससे अभी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकलने हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल वाली चीज़, परचेज़ के एडजस्टमेंट के बाद जो खर्चे होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह सब कुछ, ये बाकी खर्चे, ये इसी में हर कंपनी के मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं, जो इसमें गिवन होंगे उसी डेटा से हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अच्छा जी, ये तो फॉर्मेट की हद तक है। अब शुरू करते हैं सबसे टॉप से। भाई कैश हमारा क्या है, करंट एसेट है, तो भाई कैश को मैं करंट एसेट्स में यहाँ पे लिख दूंगा कैश कितना है 2356, ठीक है। अब इसको मैंने एक जगह पे लिख दिया, तो दोबारा कहीं और नहीं लिखना। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें सिर्फ एक जगह पे जाएगी, लेकिन एडजस्टमेंट वाली 2 जगह पे जाएगी। अच्छा, इसको गौर से देखिए, कैश मेरा यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, ये ख़त्म, इसकी एंट्री हो गई। अब बैंक भी मेरा करंट एसेट है, तो इसको करंट एसेट में लिख दूंगा। बैंक है 17,210 रुपये का। इसके बाद आर डेविस, भाई ये आर डेविस कौन था, 424। अगर इसके लेजर आप देखें तो इस पे हमने क्रेडिट सेल किया था, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, इससे तकरीबन महीने 2 बाद पैसे आ जाएंगे। तो आर डेविस को यहाँ पे लिखेंगे 424। इसके बाद कंप्यूटर भाई मेरा नॉन करंट एसेट है, जो काफ़ी मुद्दत तक चलेगा, और इसको मैं 1460 रुपये पे नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड कर दूंगा। ये भी 4 एंट्री हो गई, देखो 4 जगहों पे आ गई है। कैपिटल भाई इन सब के नीचे यहाँ पे मैं कैपिटल लिखता हूँ, क्योंकि कैपिटल अलग सेक्शन है। क्योंकि जब एसेट से मैंने फार्मूला सिखाया ना, देखिए हमारा फॉर्मेट ये वाला इस्तेमाल करेंगे। एसेट से जब लाइबिलिटीज़ को निकालेंगे तो कैपिटल के बराबर होने चाहिए। बैलेंस शीट हम इस फॉर्मेट पे बनाएंगे, इस पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस पे बनाएंगे, ठीक है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। तो भाई हम सारे एसेट्स से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो वो कैपिटल के बराबर उसको निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर हुए तो हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है, अगर बराबर ना हुए तो गलत। तो बच्चे ये अकाउंटिंग साइकिल में 2 जगह पे चेक हैं, एक ट्रायल बैलेंस के टैली होने पे कि भाई ट्रायल बैलेंस टैली है, तो इसका मतलब है जर्नल और लेजर हमने ठीक किया है। ट्रायल बैलेंस के बाद जब बेटा हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की वर्किंग ठीक थी। ट्रायल से जो हमने एफएस बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, वो ठीक है। अच्छा जी, आर स्टिल कौन है, ये भी 322, ये भी हमारा कर्जदार है, इसने हमें पैसे देने हैं 322, ठीक है। इसको मैं करंट एसेट में लिख दूंगा। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, भाई ये मेरा ऑपरेशनल खर्चा है,
रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर एक्सपेंसेस भाई हमारे ख़र्चे होते हैं, कितने रुपए हैं, ये है भाई 156, इसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में मैंने लिख दिया, ये एंट्री भी हो गई। एस टिम, इससे मैंने कुछ चीज़ कर्ज पे ली थी, मुझे याद नहीं, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है ये इसके हम कर्जदार है, इसको हम करंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे एस टिम। इसका फिगर है, अच्छा इससे हमने कंप्यूटर लिया था, देखें ये कंप्यूटर जो पड़ा है नहीं ये वाला, ये हमने इससे लिया था, ठीक है, ये हमारा कर्ज, हम इसके कर्जदार हैं। परचेज़, परचेज़ बेटा जहन नशीन कर लो, परचेज़ हमेशा यहाँ पे आता है 1640 रुपये की, ठीक है। सेल्स अपनी जगह पे, सेल्स जो है सेल को सेल के सामने लिख दो 1432 रुपये, ठीक है। इसके बाद सेल्स रिटर्न है तो ये सेल्स से माइनस होती है 62 रुपये, जिस चीज़ के सामने ब्रैकेट लिखा हो उसको हम माइनस करते हैं, तो जब ये सेल्स से इसको माइनस करेंगे इससे आएगा नेट सेल्स निकल आएगा, ठीक है। अच्छा जी ये भी हो गया। टी लैम्प का बैलेंस ज़ीरो है तो इसको इग्नोर कर दो। स्टेशनरी भाई हमारा ख़र्चा है, स्टेशनरी हमारी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आएगी 170 रुपये की। इसके बाद वैन क्या है, ये तो होगी, वैन मेरा नॉन करंट एसेट है, वैन 7000 रुपये का बच्चे नॉन करंट एसेट्स में हम ऐड कर देंगे। परचेज़ रिटर्न क्या चीज़ है, ये जो हमने परचेजेस वापस किए ये हम परचेज से माइनस करेंगे तो हमारे नेट परचेजेस निकल आएंगे, इसको इस तरह सर इसमें अंडरलाइन करें ताकि हमें नज़र आए। अच्छा जी इसके बाद मोटर एक्सपेंसेस हैं, परचेज रिटर्न भी हो गया, मोटर एक्सपेंसेस को, अच्छा जी कैपिटल हमने इग्नोर कर दिया। कैपिटल, ये जो कैपिटल हमने यहाँ पे क्लिक किया लिखा नहीं है, कैपिटल भी इसकी वर्किंग होती है, जिस तरह ये ओपनिंग एडिशन और लेस होता है इस तरह कैपिटल का भी वर्किंग है। कैपिटल पुराना कैपिटल पड़ा होता है, लेकिन इस केस में हमारा पुराना कैपिटल कोई नहीं है, नया कारोबार शुरू किया है, इसमें फिगर आता है ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग था वो इस केस में ज़ीरो है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, न्यू कैपिटल इसमें ऐड होगा, तो न्यू कैपिटल ये 30,000 का न्यू इस साल में हमने डाला है ना, तो 30,000 का इसमें ऐड कर देंगे। कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड होती हैं, वो क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो वो यहाँ पे ऐड होगा। इससे कुछ चीज़ें लेस होती हैं, उसमें है ड्राइंग्स, हमने कहा था ना जो चीज़ें मालिक लेके आता है उस कैपिटल होती है, जो लेके जाता है वो ड्राइंग्स होती हैं। अगर ड्राइंग्स हो तो वो लेस करेंगे, और अगर लॉस आ जाए, लॉस फॉर द ईयर, तो उसको भी माइनस करते हैं। भाई नुकसान होगा तो मालिक का होगा ना, तो मालिक के कैपिटल से निकालेंगे, और अगर फ़ायदा होगा तो मालिक के कैपिटल में उसको ऐड करेंगे। यही फॉर्मेट चलता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने का। सॉरी ये ज़रा वीडियो में इसको कवर करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक हमारा ज़ीरो था, न्यू कैपिटल हमारा 30,000 का आया गया है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे, और अगर ड्राइंग्स होगी तो वो लेस करेंगे, और अगर लॉस होगा तो वो भी लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको जहन नशीन कर ले। अच्छा जी मोटर एक्सपेंसेस मेरे कितने के हैं, इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ 432 रुपये के, और उसके बाद है रेंट, तो रेंट भी मेरा ख़र्चा है और वो 1740 रुपये का मैं रेंट रिकॉर्ड कर दूँगा। यहाँ तक मेरी सारी एंट्रीज़ हो गई है। अब देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस की हर एंट्री जो है वो देखे उसको गौर से, हर एंट्री को मैंने सिर्फ एक जगह पे शिफ्ट किया है, कहीं पे भी दो जगहों पे एक एंट्री आपको नज़र नहीं आएगी, वाहिद सिर्फ ये वाली एंट्री जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एंट्री है। देखे क्लोजिंग स्टॉक 400 रुपये का पड़ा है, तो उसको मैं दो जगहों पे लिखूंगा। एक तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे इससे माइनस करूँगा, क्योंकि ये परचेज से माइनस होगा तो मेरा कंज्यूम मतलब जो कॉस्ट सेल किया है उसका कॉस्ट निकलेगा, और इसको जो स्टॉक रह गया है वो मेरा करंट एसेट भी है। भाई जो स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा तो मैं अगले साल में सेल करूँगा, उससे फ़ायदा होगा ना, वो मेरा करंट एसेट है, उसको कहूँगा क्लोजिंग स्टॉक 400 रुपये का। ठीक है, इसको देखो, एक यहाँ पे एंट्री आ गई, इसकी यहाँ, बाकी सबकी एक एक एंट्री है, जो ट्रायल के बाहर वाली चीज़ है उसकी डबल एंट्री हुई है। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस में और भी बनाऊंगा, इसकी आपके साथ काफ़ी मैंने प्रैक्टिस करनी है, 4-5 सवाल और हल कराने हैं ताकि ये मेथड आपके समझ में आ जाए। अच्छा जी इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब देखें, सेल्स से मैं
सेल्स रिटर्न निकालूंगा 1432 माइनस 62, तो मेरे पास निकल आएंगे 1370। ये मेरा नेट सेल हो गया। अब जो परचेज़ मैंने किया उसका टोटल, जो मैंने सेल किया उसका ख़र्चा कितना है। भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 0। अच्छा पहले ये ज़रा परचेज़ से परचेज़ रिटर्न को माइनस करते हैं। ये मेरे पास नेट परचेजेस 1560 रुपये की आ गई। ठीक है, 1640 की मैंने परचेज़ की थी, जिसमें से 80 रुपये के गुड्स मैंने वापस कर दिए थे, तो मेरे परचेजेस 1560 के होंगे। इसी तरह सेल भी मैंने 1432 की थी, जिसमें से 62 रुपये के मैंने वापस किए, मुझे वापस आए थे, तो 1370 रुपये रह गए। अब ज़रा इसको देखो बच्चों, मेरा परचेज़ 0 था ओपनिंग, तो पुराना 0, और जो नेट परचेजेस है वो 1560 रुपये के है, और उससे माइनस करूँगा मैं मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा जो सेल हुआ है उसका ख़र्चा जो है वो 1160 रुपये का है, 1160। इसको मैं माइनस करूँगा सेल्स से, नेट सेल से, तो मेरा जीपी निकलेगा। तो देखा 1370 माइनस 1160 इज़ इक्वल टू 210 रुपये का बच्चों मेरा जीपी निकला है, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने इतना फ़ायदा किया है ग्रॉस, लेकिन अभी मैंने मज़ीद और भी ख़र्चे किए हैं। इन सब ख़र्चों को आपस में मिलाता हूँ, ये भी इससे माइनस करूँगा। 156 प्लस 170 प्लस 432 प्लस 1740, 2498 रुपये का मैंने और ख़र्चा किया है। तो ज़रा मैं निकालूँ कि मेरा 210 रुपये का मेरा जीपी पड़ा था, जिसमें से 2489 में माइनस 98 में माइनस करूँगा, तो 2288 रुपये का मेरा कितना आया, लॉस आया, लॉस फॉर द ईयर। ये क्यों आया? अमूमन पहले साल में काम कर रहा हूँ, अमूमन नुकसान हो जाता है। तो देखो बच्चों, हमने इतना सेल किया जिसमें से इतने खर्चे कॉस्ट वाले गए, उसके बाद ये बाकी रेंट और रिपेयर वगैरह के खर्चे गए, तो 2498 रुपये टोटल ख़र्चा था। इसके बावजूद जिसकी वजह से 2288 रुपये का मुझे नेट लॉस आ गया। अगर ये प्रॉफिट आता तो फिर ये नेट प्रॉफिट होता। ठीक है, अब जैसे ही ये नेट लॉस आया तो ये किसका हिस्सा है कारोबार में? मालिक का हिस्सा है ना। तो बच्चों इसको उठाओ और यहाँ पे लॉस में लिख दो 2288 रुपये। अगर ये प्रॉफिट होता तो इसको यहाँ पे लिखते, लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ पे 0 डाल दो, या इसको लिखो ही ना। ठीक है, और लॉस में इसको डाल दो। अच्छा जी, इसमें कोई ड्राइंग्स भी नहीं है, तो अगर ये ड्राइंग्स भी ना लिखो तो ठीक है, जो जो चीज़ें होगी वो लिखो और जो ना हो वो ना लिखो। ये ओपनिंग कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है, बस न्यू कैपिटल 30,000 का और नीचे लॉस लिख दो। तो इससे बच्चे टोटल क्या निकलेगा? 30,000 का मालिक का कारोबार में हिस्सा था। जब ही उसने कारोबार में 2288 रुपये लॉस किया तो उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 27,712 का। मालिक 30,000 रुपये लाया था, लेकिन अगर मालिक पूछे कि मेरे कारोबार में कैपिटल कितना है, हम बताएंगे 27,712। वो कहेगा ये क्यों, मैं तो 30 लाया था। हमने कहा कि भाई आपने इस साल जो ऑपरेशंस किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, आपने इतने का नुकसान किया है। वो कह रहा है, अगर वो पूछे कैसे, तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको दिखा देंगे कि भाई आपने इतनी सेल की थी जिसमें रिटर्न इतना है, नेट सेल ये है, जो चीज़ें बेची थी उसका ख़र्चा इतना है। जब उसका ख़र्चा निकालूंगा तो जीपी मेरा 210 का निकला। बाकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपके इतने हैं जो हमने निकाले, तो 2288 रुपये का आपका नुकसान हुआ। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस तो अपनी जगह पे ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल मेरा 27,712 का निकला। अब ज़रा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को प्लस माइनस करते हैं। भाई मेरे टोटल नॉन करंट एसेट है 1460 प्लस 7000, ये बने 8460। ठीक है जी, मेरे करंट एसेट्स कितने रुपए के हैं? 2356 प्लस 17210 प्लस 424 322 प्लस 400, ये बच्चों बने तकरीबन 20,712 रुपये की। तो मेरे टोटल एसेट्स जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे टोटल एसेट्स निकल आएंगे 8460 प्लस 20712 इज इक्वल टू 29172। 29,172 रुपये के मेरे टोटल एसेट्स हैं। भाई मेरी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है? वो है 1460 रुपये की, और मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है 0 की। तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हुई? टोटल लाइबिलिटीज़ मेरी है 1460 रुपये की, और इसको मैं माइनस करूँगा किससे? इससे। टोटल एसेट्स ये हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ ये हैं, तो मेरे नेट एसेट निकल आएंगे कैसे?
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो भाई मेरे टोटल एसेट्स 29,172 रुपये के हैं, जिसमें से 1460 रुपये के मैं करंट लाइबिलिटीज सारी लाइबिलिटीज़ को निकालूंगा, तो मेरे 27,712 रुपये के नेट एसेट्स आ गए। और अगर आप लोग गौर से देखें तो बच्चों ये कैपिटल के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा बैलेंस शीट मैंने ठीक बनाया। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा और उसके साथ बैलेंस शीट बनाना सीखा। इसके जो ये फॉर्मेट्स हैं इनको जहन नशीन कर ले, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में आप प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएंगे तो सेल से कॉस्ट ऑफ सेल को निकालेंगे तो जीपी निकलेगा, जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। और अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर नेट लॉस है जिस तरह इस सवाल में है तो यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, एसेट्स करंट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट इस तरह सेक्शंस में लिखते हैं। इसके नीचे करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये फ्रैंकफर्ट का फॉर्मेट है जो फ्रैंकफर्ट ने यूज़ किया है, वो मैंने भी उसी से हल किया है। किसी भी दुनिया का बैलेंस शीट इसको ऊपर नीचे कर ले भाई, सवाल का आंसर सेम ही आना है। दो ही फार्मूले हैं, या तो हमने जो बनाया ये वाला एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू कैपिटल वाले फार्मूले से निकाला है, ये हमारा जो फॉर्मेट है। लेकिन अगर आप एक साइड पे एसेट्स लिखते और दूसरे साइड पे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ लिखते तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, जब मैं ये 29172 मेरे टोटल एसेट्स है ना, अगर मैं ये इस तरह करूँ 2172 इज़ इक्वल टू कैपिटल मेरा बनता है 27712 और प्लस लाइबिलिटीज़ 1460 की बन रही है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे 27712 प्लस 1460, तो इससे 29,172 आ रहा है, जो 29,172 के बराबर है। तो दोनों फार्मूले से बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बच्चों इस फॉर्मेट को जहन नशीन कर लो। मुखर्जी हनीफ साहब की किताब में फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, ऊपर सारे एसेट लिख के होते हैं, नीचे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं। लेकिन फ्रैंकफर्ट की किताब में ये वाला फॉर्मेट है, तो कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट बनेगा यही, या इस एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल के फार्मूले से, या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के फार्मूले से, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने हल किया इस ट्रायल बैलेंस से। इसको समझो और जहन नशीन कर लो इस फॉर्मेट को। इस पे इंशाल्लाह फर्दर तकरीबन एक दो लेक्चर्स और बैलेंस शीट बनाएंगे। इस पे इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद जो फर्दर एडवांस चैप्टर्स है इसमें बारहा हमने बैलेंस शीट बनाने हैं, बार बार बनाने हैं। जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं जब हम पढ़ेंगे उसमें भी बारहा बैलेंस शीट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस थ्रू आउट द अकाउंटिंग जो बुक है उसके चलेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको जहन नशीन कर ले। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा से किसी दूसरे ट्रायल से किताब से उठाएंगे और उससे इंशाल्लाह बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।